इन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 10th विषय हिंदी के ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि जैक बोर्ड की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले जो है जारी किया गया है, तो कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं, आंसर बताने वाला हूं। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सकें। और दोस्तों सभी सब्जेक्ट का जो है ऑलरेडी जो है वीडियो हमारे चैनल पर है, उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और अच्छे से अच्छे जो है आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जो है वहां पे परीक्षा में 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और कुल प्रश्न जो है आप लोगों का 40 रहेगा। सभी प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, यानी कि फुल मार्क आप लोगों का 40 रहने वाला है, ठीक है। और उसमें आप लोगों को 4 विकल्प दिए जाएंगे, जो कि आपका आंसर सही होगा उसको जो है ओमार शीट पर जो है काला या ब्लू पेन से जो है आपको वहां पे गोले को भरना है। और याद रखेंगे दोस्तों, पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल भी आप लोग नहीं करेंगे, अन्यथा आप लोगों का रिजल्ट जो है पूरी तरह से रद्द हो जाएगा, रिजल्ट पेंडिंग में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को प्रयोग करना है काला पेन या बॉल पेन का, ठीक है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो है उत्तर गलत हो जाता है तो उसमें अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है खंड क में कि अपठित गद्यांश व काव्यांश, ठीक है। तो सबसे पहला दिया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें कि 1 गुना 5 यानी कि जो है 5 प्रश्न है, जो कि टोटल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए आप गद्यांश यहाँ पे दिया गया है कि घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है, उसकी नियंत्रण सरकती हुई सुइयां कह रही है समय जा रहा है, कुछ कर लो कुछ कर लो, जो क्षण एक बार चला जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आता। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो बातें कही गई है ना, ये आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, अच्छे से आप तैयारी कर लो, क्योंकि यह समय बिल्कुल फिर बीत जाने के बाद नहीं आने वाला है। ये आपके ऊपर जो है पूरी तरह से यहाँ पे इंडिकेट कर रही है दोस्तों, क्योंकि आपका जो है एग्जाम जब मार्च में होने वाली है, तो क्या आप जब धीरे धीरे समय बीतते जाएगा तो आपके पास समय रहेगा? नहीं रहेगा। तो अभी जो समय है ना, इसको आप लोग अच्छे से उपयोग कीजिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस गद्यांश को जो है ना आप लोग अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा। मैं इसका डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर को चलता हूँ। तो देखिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है कि घड़ी की नियंत्रण सरकती हुई सुइयां से क्या कहती है। तो सुइयां क्या कहती है? तो कि कुछ आराम कर लो, कुछ घूम लो, नाच लो या कुछ कर लो। तो वो क्या कहती है? कुछ कर लो, क्योंकि यह जो समय है जो बीतते जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर दिया गया है कि गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समय का परख का जो है ये महत्वपूर्ण बातें जो है बताई गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की जीवन की कुंजी है। तो जीवन की कुंजी जो है वो क्या है? समय का मूल्य समझ कर काम करना, ये जीवन की कुंजी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल 4 नंबर दिया गया है कि अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों उधेड़ बूंद में, ठीक। उधेड़ बूंद में मतलब यानी कि वो जो है मन चाहे इधर उधर ये सब जो है ना बेफालतू का टाइम बर्बाद करने में जो है वो अपना टाइम समय जो है अमूल्य जो क्षण है वो पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, खो देता है। तो यहाँ पे जो है दिया गया है उधेड़ बूंद में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल काव्यांश से है, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो है कुछ काव्यांश यहाँ पे कुछ पंक्ति दी गई है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मारकर पटक माथा, तोरी रहा रोकते पाहन। तो इसको जो है ना आप लोग जो है काव्यांश को अच्छे से जो है इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसका जो है डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तो देखिए इसका जो है क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 5वां नंबर देख सकते हैं, लिखा है कि कवि के अनुसार किस प्रकार की जीवन व्यर्थ है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो यह हो जाएगा कायर बन के जो है चुपचाप रहना जो है ये जीवन का ये व्यर्थ जीवन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो 6 नंबर दिया गया है कि रे मनुष्य बस कतार कुंदरन का आशय होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुख से मरना, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 7वां नंबर दिया गया है कि कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। तो कवि जो है मनुष्य से जो है कि कायर बनकर ना रहने का जो है यहाँ पे कह रही है, ठीक है। यानी क्या कह रहा है? मनुष्य को जो है कवि कहती है कि मनुष्य कायर बन के मत रहो, ठीक है, और जीवन में कुछ भी ना सा हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा 7वां, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा और आप मोटर सेट में जो है अभी जो डाउनलोड करेंगे उसमें आप लोग टिक लगाते जाइएगा, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पथ चूमे
पथ चूमे तर्कस का अर्थ, पथ चूमे तर्कस का अर्थ है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा पथ में कांटे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पथ में कांटे हैं। तो चूमे हो गया यहाँ पे रास्ता और तर्कस का होता है कांटे, तो यानी कि पथ में यानी कि जो है रास्ते में जो है क्या है, कांटा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिया गया है, देखिए यहाँ पे है खंड ख में, जो कि व्यवहारिक व्याकरण से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चयन करें। तो देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है, तो वह जो है वो होती है सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। याद रखेंगे, जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म उपस्थित होता है तो वह जो है सकर्मक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 10वां नंबर दिया गया है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बंदर जो है नाचता है, यह अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया है कि मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर दिया गया है कि दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इसमें से क्रियापद कौन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है कि बच्चों के द्वारा जो है यहाँ पे सुनना, तो सुनना क्या है, क्रियापद है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा सुनाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर दिया है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य में कौन सा भेद है। तो यहाँ पे पिताजी के द्वारा जो है अखबार को पढ़ा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कर्मवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से जो है इसको प्रिंट करा लीजिए और आप मिलान भी करते जाइएगा, इसको अच्छे से आप लोग रट भी लीजिएगा। ठीक है, और आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके से जो है क्वेश्चन सेट किया जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से जो है रिवीजन कर लेना। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि कृत्यवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है, कार्य की डैश होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रधानता होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, तो यहाँ पे गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, ये कौन सा वाक्य है, तो यह जो दोस्तों क्या है, यह भाववाच्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि यथाशक्ति कौन सा समास है, तो यथाशक्ति जो है वो अवयवी भाव समास है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 17 नंबर है कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को हम लोग कहते हैं समास। ठीक है, तो समास कहते हैं, तो ऑप्शन इसका बी जो है राइट आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर देखें, तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन है कि जलज को अनेकार्थी नहीं है, तो जलज जो है जलज किसको हम लोग कहते हैं, तो आप लोगों को भली बात ही पता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि पर्यायवाची शब्द आप लोग रट लीजिएगा, उसी में आप लोगों को मैंने बताया था कि जलज जो है क्या होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि जलज का अर्थ क्या होता है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया कि जलज का जो है अनेकार्थी नहीं है, तो अनेकार्थी कौन नहीं है, तो यह जो बादल है ना, ये क्या है, ये अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सॉरी डी आंसर होगा बादल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर दिया गया कि समुच्चय बोधक अवयव के 2 प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, व्याधिकरण और समानाधिकरण, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 20 नंबर दिया गया है कि विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान में उचित अवयव होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी अध्ययन जो है वो नियमित नहीं करते हैं या के बिना नहीं करते हैं, विद्यार्थी अध्ययन के बिना, यानी कि विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, तो यहाँ क्या हो जाएगा, के बिना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 20 का। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आश्रित उपवाक्य जो है होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए खंड ग में दिया गया है पठित गद्यांश, जो कि आपके जो है किताब से दिया गया है, जो कि बाल गोविंद भगत वाला जो चैप्टर है ये उससे लिया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए लिखा है कि बाल गोविंद भगत मंजोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे, तो उसका उम्र भी यहाँ पे बताया गया है। आप इस गद्यांश को ना आप अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है ना इसी का जो है रिलेटेड यहाँ पे 22वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, तो बाल गोविंद भगत का कैसा था यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 दिया गया, 60 के ऊपर थे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी और
देखो यहाँ पे जाट जूत में तो नहीं रहते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहते थे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि मंजोले कद के, मंजोले कद, ठीक है, तो मंजोले, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर होगा। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, मंजोला था, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला जो है बांधते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुलसी की माला जो है बांधते थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए इसी का जो है यहाँ पे गद्यांश का छोटा से दिया गया है कि अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर नानीहाल काशी में आ गया। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा कहीं नहीं लगा कभी, फिर भी यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। और दोस्तों मैं बता दूं कि इससे रिलेटेड ना आपकी बोर्ड की परीक्षा में सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको आप लोग अच्छे से जो है तैयार कर लेना और इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ, तो अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 25 नंबर दिया गया है कि कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है, तो डुमराव और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे साफ साफ क्या दिया है कि शहनाई और डुमराव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शहनाई और डुमराव जो है वो उपयोगी है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 25 का। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है काव्यांश दिया गया है, यानी कि कुछ पंक्ति जो है कविता से ली गई है, जिसमें दिया गया है कि पठित काव्यांश प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। और यहाँ पे देखिए ये दंतुरित मुस्कान वाला जो चैप्टर है ना उससे लिया गया है, तो यहाँ पे दिया है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुर पक्र। तो इसको ना आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। और यह वाला चैप्टर ना काफ़ी VVI है, और मैंने पहले ही बताया था कि यह जो है ना आपको जो है सब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे, तो इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव वाला भी क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो है कविता रचनाकार उन सभी का नाम याद रखना है। तो देखिए दंतुरित मुस्कान जो कविता है ना, तो उसका जो लेखक है यानी कि कवि जो है वो नागार्जुन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर दिया है कि दंतुरित का क्या अर्थ है। तो दंतुरित का अर्थ मतलब क्या होता है, तो दंतुरित का अर्थ होता है कि नए नए दांत का होना। तो यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, नए नए दांत। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया 28 नंबर दिया गया है, यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है ना दोहा का जो है एक पंक्ति यहाँ पे दी गई है, बालकू बोली बाहो नोही तोही। तो इसको जो है ना दोहा का जो इसको जो है उपरांत में पढ़कर आपको यहाँ पे बताना है। तो 28 नंबर देखिए लिखा है कि उपर्युक्त काव्य की पंक्ति की रचयिता कवि का नाम है। तो देखिए दोस्तों फिर मैंने बताया कि आपको कवि का नाम ये सभी याद रखना है, तो फिर वही पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है ये जो पंक्ति दी गई है ना, तो इस पंक्ति का जो रचयिता है वो कौन है, वो किस चैप्टर से लिया गया है, तो मैंने आपको बताया है, तो सभी को आप लोग देख लीजिएगा। और मैं इसका कवि का जो है बता देता हूँ कि इसकी रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, ये तुलसीदास ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर दिया है कि उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है वो है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन खंड ख जो कि पाठ्य पुस्तक से लिए गए है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को आप लोग चुनना है। ठीक है, तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों के स्थिति कैसी हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह विरह की आग जगी, विरह की आग जगी। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है, यानी कि किन अर्थे और इशारा जो है वो कर रही है उत्साह कविता में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण नव संचार की ओर जो है वो संकेत कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर दिया गया है कि मुख्य गायब की आवाज़ कैसी है। यहाँ पे गायब लिखा गया है लेकिन यहाँ पे गायक होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि मुख्य गायक की जो आवाज़ है वो कैसी होती है। तो मुख्य गायक की आवाज़ जो है वो चट्टाने जैसी भरी होती है और सुंदर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, चट्टान जैसे भारी होती है मुख्य गायक की। ठीक है, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन 33 नंबर दिया है कि धंधुला, ठीक है, यहाँ पे धुंधला है, धुंधला प्रकाश का प्रतीक होता है। तो धुंधला प्रकाश का जो है प्रतीक है वो क्या है, तो ये हो जाएगा अस्पष्ट सुख का जो है ये प्रतीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है कि मृग तृष्णा का क्या अर्थ है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना कि मृग तृष्णा वाला से जो है वो पूछेगा ही। तो देखिए यहाँ पे कन्फर्म जो है पूछा गया है, 100% पूछा गया है। तो मृग तृष्णा का अर्थ होता है बच्चों, मृग तृष्णा का अर्थ मतलब होता है छलवा, ठीक है, छलावा। तो आप क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छलावा, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर दिया गया कि पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसने किस के लिए प्रयोग किया। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए जो है प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 36 नंबर है कि मूर्तिकार के अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था। तो दोस्तों उन्होंने क्या सुझाव दिया था, उन्होंने सुझाव दिया था कि जिंदा नाक लगा दी जाए। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ था, ठीक है। तो ये कहानी का जो है ना आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि वो जो इंग्लैंड की जो एक मूर्ति थी उसको जो है जिंदा नाक जो लगाया गया, तो वो वाला कहानी आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 37 नंबर दिया गया है कि सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल की लड़कियों से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38 है कि कैप्टन कौन था। तो कैप्टन जो था वो चश्मा बेचने वाला था, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चश्मा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 39 नंबर दिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो है उन्होंने इनकार किया था। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर देखें तो दिया गया है कि फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप से देखना चाहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं जो है आंसर आप लोगों को बता चुका हूँ, और दोस्तों जल्द ही इसका सब्जेक्टिव भी आने वाला है, इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और सभी सब्जेक्ट का जो है वीडियो आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा दिया गया है, एक बार प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो सेशन में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।